going on, and all you need during this time is a very quick revision. So I am here with a new video on our running subject, that is physics. So basically in this video we are going to discuss all the formulas of all the chapters of physics. So why we are only discussing the formulas? Because as you all know that theory part of the physics is very clear to all of you. It is clear as the water. Okay, now the main problem is on the numericals, and numericals are totally dependent over the formulas. Okay, so starting from the very first chapter, there are 5 chapters in the physics of class 9. So very first chapter, that is the motion. So basically this chapter has a very small and very number of formulas. So starting from the very first formula, that is actually of speed. As you all know, speed का formula क्या होता है? Speed is equals to distance upon time. A very basic formula of motion, distance upon time. Second thing, इसी के जैसा एक और formula हम discuss करते हैं, that is the velocity. Velocity का formula हम discuss करते हैं, जिसका formula क्या होता है? Displacement upon time. Velocity is equals to displacement upon time. जितनी बॉडी डिस्प्लेस हुई है अपॉन में हम टाइम पीरियड ले लेते हैं, कितना टाइम उसे लगा डिस्प्लेस करने में. सो ये दोनों काफी कॉमन से फॉर्मूले थे. थर्ड थिंग वी डिस्कस इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड. थर्ड फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर इज एवरेज स्पीड, जिसमें हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेते हैं. ऊपर हमारा आता है टोटल डिस्टेंस, अपॉन में आएगा टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट. सो ये तीनों काफी कॉमन से फॉर्मूले हो गए. एंड वन मोर थिंग इज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे हो सकता है? हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम भी ले सकते हैं. और एक और फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2. इससे भी क्या निकलती है? हमारी पूरी एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाती है. नेक्स्ट थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है. एक्सेलरेशन कितनी ज़्यादा वो बॉडी एक्सेलरेट हुई है वो फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज v माइनस सी अपॉन टी. फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम. ये हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन. सो ये तो अगर हमारे काफ़ी से कॉमन से फॉर्मूले जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं. नाउ द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, जो हर चैप्टर में रिक्वायर्ड होता है, दैट इज द इक्वेशंस ऑफ मोशन. इन तीनों का आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है. दैट इज फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है हमारी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसमें हमारी जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं. अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. उसके अलावा अगर हमें वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, तो हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं. सिमिलर वैल्यू में हम इसमें एक्सेलरेशन और टाइम भी निकाल सकते हैं. ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये होता है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और थर्ड इक्वेशन हमारी होती है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ये तीनों आ जाते हैं हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंडर में. तो इसमें जो सेकेंड इक्वेशन है उसकी हेल्प से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. और क्या निकाल सकते हैं? जितनी भी चीज़ें इसमें गिवन है ना, मतलब आपको फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है. बेसिकली आपको जो जो चीज़ें गिवन है पहले आप वो सब नोट करो. उसके बाद आपको देखना है कि इसमें क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है, फाइंड क्या करनी है और गिवन क्या क्या है. उसके बेसिस पे आपको इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला सेलेक्ट करना है और उसको उस न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है. बहुत सिंपल मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, एंड अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा फॉर्मूले एप्लीकेबल है तो आप उसमें से जो आपको इजी लगे आप उसके थ्रू उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो. दैट इज अ वेरी इजी प्रोसेस. So that is all about the chapter number first. So if you want to take a screenshot, then you can. Moving on the next chapter, that is force and laws of motion. So in the next chapter, that is force and laws of motion, इसमें हम सबसे पहले तो force का ही formula discuss करते हैं. That is F is equals to ma. हमने पढ़ा है F is equals to what? ma. M represent mass and a means acceleration. Mass into acceleration gives force. मतलब क्या हुआ कि अगर एक body है, एक surface पे एक body रखी हुई है. लेट्स सपोज दिस इज अ सरफेस और इस पर अगर कोई एक बॉडी रखी हुई है, इसका कुछ मास है और हमने इसमें क्या लगाया? फोर्स लगाया. अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसकी पोजीशन में चेंज आएगा, यानी कि कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. तो अगर हमें फोर्स फाइंड करनी है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं इन आवर न्यूमेरिकल, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू ma. और कई पोजीशन पे क्या होगा? आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा और उसमें गिवन क्या होगा? फोर्स और
मास गिवन होगा, तो इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन में से कोई वर्क नहीं करेगी। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सेम कि हम यहाँ पे फोर्स लिखेंगे, मास लिखेंगे और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मास यहाँ पे अपॉन में चला जाएगा। इस टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको घुमा के क्वेश्चन में इसका यूज दे सकते हैं। नाउ सेकेंड थिंग दैट वी डिस्कस इज द मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ एन बॉडी, उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv। m मीन्स मास एंड v मीन्स वेलोसिटी। यानी कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालना है तो उसकी मास और वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड दैट्स इट। ओके, सो ये तो होगा हमारे दो बहुत कॉमन से फॉर्मूले। इस चैप्टर में हमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं गिवन है, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है। ओके, सो लॉज ऑफ मोशन आपको अच्छे से चैप्टर में स्टडी करना है। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से एक यू कैन से एक फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज कि किसी भी बॉडी का, यानी कि कोई भी दो बॉडी है, उनका कोलाइजन से पहले का जो मोमेंटम होगा वो उनके कोलाइजन के बाद भी इक्वल ही होगा। यानी कि द मोमेंटम ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन विल बी इक्वल। तो कैसा होता है इसका फॉर्मूला, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। क्या हुआ इसका मतलब, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। तो फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि एक बॉडी थी और एक और बॉडी थी, ठीक है, इन दोनों का कुछ मास होगा और ये बॉडी अगर स्टेशनरी पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये बॉडी जो है वो कुछ मोशन में है, यानी कि इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। लेट सपोज इसकी वेलोसिटी u है। अगर ये बॉडी यहाँ से इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में यहाँ से एक्सेलरेट करते हुए अगर वो इससे कोलाइड कर जाती है, दोनों का क्या हो जाता है, कोलाइजन, और ये बॉडी अगर इस पर स्टिक हो जाए एंड देन इसके फोर्स से ये वाली बॉडी भी मोशन में आ जाए, तो क्या होगा कि इसके पहले का इन दोनों का कुछ मोमेंटम होगा, उन दोनों मोमेंटम को हमने यहाँ लिख लिया। u इसलिए मेंशन किया है क्योंकि यहाँ पे हम इनकी पहले इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे। सो m1u1 यानी कि पहले वाली बॉडी का मोमेंटम प्लस दूसरी वाली बॉडी का मोमेंटम इनिशियल वाला किसके इक्वल होगा, उसके फाइनल मोमेंटम की। यानी कि जब ये बॉडी इस पर स्टिक हो जाएगी तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इसका फाइनल मोमेंटम कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेट सपोज v हो जाएगा। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें मोमेंटम को कंजर्व शो करना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 2। से 3 ही फॉर्मूलाज थे बट दे आर इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द ग्रेविटेशन। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन में भी काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, बट दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट, एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो जो बेसिक फॉर्मूला हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं वो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू क्या हम निकालते हैं, दैट इज कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस फॉर्मूला अबाउट, सो ये फॉर्मूला बेसिकली ग्रेविटेशन का ही फॉर्मूला है, जिसमें हम G लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। और उसके बाद हमें m1, यानी कि हमारे पास दो बॉडीज गिवन होंगी। पॉसिबल है कि एक बॉडी हमारे पास अगर अर्थ है, लेट सपोज ये बॉडी अगर हमारी अर्थ है तो उसका मास कितना होगा, लेट सपोज me, तो ये हो गया हमारा m1। और कोई और बॉडी है, लेट सपोज एक सैटेलाइट है जो कि इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, जिसका मास हम ले लेते हैं m2। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारी अर्थ है और ये एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम उसके अपॉन में लेते हैं, दैट इज r का स्क्वायर, ठीक है। और जो G होता है वो हमारा हर जगह उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट इज 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11। ओके, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स होगा उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्लियर। नाउ जो सेकेंड फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं इस चैप्टर में, दैट इज वेट का फॉर्मूला। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल्स टू mg। I had just created a short video over my channel where we had discussed about the difference between the mass and weight. ओके, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो वेट हमें फाइंड करना होता है, आपको आपके मास यानी कि जो आपका एक्चुअल वेट 30 kg, 40 kg, 45 वटएवर, उस मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 9.8। कहीं कहीं इसकी वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड भी लेते हैं एज एन अप्रॉक्स वैल्यू। ओके, तो ये होती है हमारे सेकेंड फॉर्मूला, दैट इज वेट का फॉर्मूला होता है। नाउ द थर्ड फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, G m अपॉन r स्क्वायर, यानी कि कुछ इससे सिमिलर आपको दिखेगा।
कैसे फाइंड करते हैं हम इसको, बेसिकली कि हम इसको क्या कर लेते हैं, जो W होता है यानी कि वेट, वो क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइड बाय द अर्थ ओवर इन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी बॉडी अगर अर्थ पे खड़ी है तो अर्थ उस पर कुछ ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करेगी, वही होता है वेट। सो हम वेट की प्लेस पे हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं F, और F की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी mg। तो हम यहाँ F की प्लेस पे mg अगर रखें तो m से छोटा वाला m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, g की वैल्यू हो जाएगी g m1/r²। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे गिवन है। सो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो सकता है इस चैप्टर का, जिसमें न्यूमेरिकल्स काफी कम है बट इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस। ओके, नाउ उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें इसके आगे चैप्टर में आती हैं। दैट इज डेंसिटी आता है, प्रेशर आता है, थ्रस्ट, अप थ्रस्ट, बुयांसी एक्सेट्रा, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम डिस्कस करते हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ कुछ फॉर्मूलाज है। पहला है हमारा डेंसिटी वाला। डेंसिटी का फॉर्मूला यू हैव डिस्कस इन योर मैथमेटिक्स ऑल्सो। उसके बाद जो फॉर्मूला डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। उसके बाद जो लास्ट फॉर्मूला आएगा वो आएगा प्रेशर का फॉर्मूला। ओके, सो अब इन तीनों के फॉर्मूलाज को देखते हैं हम। सो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इजी है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी कैसे आएगी, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन में वाटर की डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1000 मीटर क्यूब की डेंसिटी होती है वाटर की, है ना। तो अपॉन में हमें लेनी है किसकी डेंसिटी, वाटर की। इससे क्या निकल के आएगा, रिलेटिव डेंसिटी निकल के आएगी। नेक्स्ट थिंग इज प्रेशर। सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये भी इजी है। सो दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द ग्रेविटेशन। सो 3 चैप्टर्स यहाँ पे कवर हो गए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द वर्क एंड एनर्जी। So this chapter is one of the easiest chapter of this session. Okay, so work energy में ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं है, इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेसिकली। सो सबसे पहले हम इसमें जो डिस्कस करते हैं वो पहला फॉर्मूला हमारा वर्क का ही होता है। वर्क, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना काम किया वो हम कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एफ भी लिख सकते हैं। ओके, सो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगा उसके बाद उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वही होता है उसका वर्क डन। ओके, सो वर्क का फॉर्मूला होता है। सेकेंड थिंग इज दैट कि हम इसमें एनर्जी निकालते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम एनर्जी निकालते हैं, सो एनर्जी जो हमने इसमें 2 तरह की पढ़ी है, बेसिकली हम उनको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², यानी कि हाफ m फॉर मास एंड v का स्क्वायर मतलब उसकी वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम डिस्प्लेसिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो क्या हुआ, मेरा कुछ मास है एंड आई एम हैविंग सम वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ से वहाँ तक गई, कुछ मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो कुछ वेलोसिटी होगी मेरी। सो वही काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली एक ऐसी एनर्जी होगी जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगी कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के हाइट पे डिपेंडेंट होती है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टोरेज एनर्जी भी कहते हैं, जो एक बॉडी में स्टोर रहती है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, एक ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में पोजेस्ड होती है किसी हाइट पे। फॉर एग्जांपल अगर इफ देयर इज अ मार्कर पेन इन माई हैंड और मैंने इसको अगर उठा लिया, तो क्या हुआ, इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी ऊपर स्टोर हो गई। अब व्हेन आई विल लीव दिस पेन, तो क्या होगा, जब नीचे जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन भी आता है एग्जामिनेशन में, सो आपको उसे भी डिस्कस कर लेना है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज mgh। ओके, m फॉर मास, g रिप्रेजेंट टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट, कितनी हाइट पे वो ऑब्जेक्ट गया फ्रॉम द अर्थ। ओके, सो ये होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। लास्ट फॉर्मूला हम इसमें डिस्कस करते हैं पावर का। फॉर्मूला हमारा नेक्स्ट आता है पावर का। किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी पावर है वो कैसे निकलता है, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। ओके, सो बेसिकली पावर क्या होता है कि हमने कोई भी काम किया वो कितने टाइम में हमने कर लिया वो हमारी पावर हो जाएगी। ओके, सो सॉरी, सो दीज फोर फॉर्मूलाज आर इनफ फॉर दिस चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। इसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा अच्छे से डिस्कस करना है, और जो एक टॉपिक है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। दैट विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम्स विद अ वेरी हैवी मार्किंग। ओके, सो कमिंग टू आवर लास्ट चैप्टर दैट इज द साउंड। ये भी काफ़ी इजी से चैप्टर है, ज़्यादा इसमें फॉर्मूलाज है नहीं।
सो साउंड चैप्टर क्या होता है, साउंड में कुछ ज़्यादा नहीं है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड का एक मीडियम के थ्रू कैसे वो ट्रैवल करती है, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रिक्वेंसी है ना, उसकी ग्राफ को स्टडी करने वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें। और इफ़ ह्यूमन ईयर इज इन योर सिलेबस देन वो भी आ सकता है। ह्यूमन ईयर वाला टॉपिक इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला, सो पहला फॉर्मूला जो हम इसमें डिस्कस करते हैं वो वही फॉर्मूला है हमारा जो हमने अभी फर्स्ट चैप्टर वाले टॉपिक में डिस्कस किया था, दैट इज द स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले का हम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कहाँ? जब हमें गिवन हो कि एक साउंड है वो इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, उसको इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, तो वो कितने टाइम में कवर कर लेगी, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला फॉर्मूला इन दिस चैप्टर। नाउ सेकेंड थिंग इज दैट हम इसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बिल्कुल सिमिलर होता है। सो अगर एक लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक साउंड प्रोड्यूस हुई, वो उससे आके टकराई, ठीक है, साउंड आई, उस पर आके टकराई, फिर रिफ्लेक्ट बैक होके वापस चली गई, तो क्या होगा? अगर हम इससे रिलेटेड हम टॉपिक भी पढ़ते हैं जैसे इको और रिवर्बरेशन, ठीक है, ये दो टॉपिक्स हैं हमारे साउंड चैप्टर में, जिसमें क्या होता है बेसिकली कि एक जो साउंड होती है रिफ्लेक्ट बैक होके बार बार सुनाई देती है, दैट इज कॉल्ड इको। एंड उसका जब वो पूरा सुनाई देती है वो साउंड, उसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। सो इन दोनों के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू 2d अपॉन टाइम। यहाँ पे हम स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे हम साउंड की वेलोसिटी को रखते हैं, तो v इज इक्वल्स टू 2d अपॉन टाइम। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 2d क्यों कहा है? क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कि इफ अ बॉय स्टैंडिंग नियर अ क्लिफ, ठीक है, क्या है, एक क्लिफ है, एक माउंटेन क्लिफ है, उसके पास एक बॉय खड़ा है, इफ ही क्लैप्ड, उसने क्लैप किया तो जो साउंड होगी उसकी एको उसे कितने टाइम बाद सुनाई देगी। तो एको कैसे प्रोड्यूस होती है? रिफ्लेक्शन से। तो सबसे पहले लेट सपोज कि ये जो थी एक वैली थी, हियर इज स्टैंडिंग अ बॉय, ठीक है, उसने क्या किया, क्लैप किया तो क्या होगा कि जो उसकी साउंड होगी वो पहले जाएगी उस क्लिफ पे, ठीक है, क्लिफ पे गई, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होके उसके पास वापस आएगी वो साउंड, तब जाके एको प्रोड्यूस होगी। तो क्या हुआ, साउंड ट्रैवल तो एक स्पीड से कर रही है, उसको टाइम भी कुछ लगेगा, लेकिन जो डिस्टेंस होगी वो डबल हो जाएगी, पहले साउंड जाएगी फिर साउंड वापस आएगी। इस टाइप ये वाला फॉर्मूला आपके उन वाले क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं हम जिसमें सोनार वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। सोनार इज व्हाट? सोनार इज नथिंग जस्ट अ डिटेक्टर है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है और वापस लेता है इन द सी बेड, ठीक है। तो सोनार वाले क्वेश्चन में भी हो सकता है कि अगर एक वेव को छोड़ा गया पानी में और वो इतने टाइम बाद वापस आ गई, उसकी स्पीड इतनी थी, तो बताइए कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या फिर उस सी की जो गहराई थी वो कितनी थी, वो हम इसी फॉर्मूले के हेल्प से निकाल सकते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और न्यू लैम्डा वाला जो हमारे फॉर्मूला होते हैं ना उनको हम वेलोसिटी का फॉर्मूला जिसमें लेते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। क्या होता है वो फॉर्मूला? वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट होती है? v से। v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। न्यू क्या होता है? जस्ट इज लाइक दिस कि एक v है, उसको उधर से थोड़ा सा टिल्ट कर दो, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? वो बनेगा टिल्टेड v, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं न्यू, NEW, न्यू मतलब नया, ठीक है, बट दिस थिंग इज न्यू। ओके, न्यू और लैम्डा क्या होता है? लैम्डा इज समथिंग लाइक दिस, एक y जिसको हमने उल्टा कर दिया उसको हम क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में? लैम्डा। सो ये जो फॉर्मूला है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? v फॉर वेलोसिटी, लेट मी राइट इट हियर, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी, हमारे न्यू रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, इनटू में वेवलेंथ, वेवलेंथ रिप्रेजेंट करता है लैम्डा को, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। सो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है, इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक और रिलेशन हम देखते हैं इसमें, दैट इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट न्यू इज इक्वल्स टू 1/t, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का एक रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको कहीं पे फ्रीक्वेंसी गिवन है या फिर टाइम पीरियड गिवन है तो आप इन दोनों में से दोनों चीज़ें फाइंड कर सकते हो। क्या करना है आपको? अगर टाइम पीरियड गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सो ऊपर लिख दो, ऊपर 1 रहेगा और नीचे आपका जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपको मेंशन कर देना, क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक छोटा सा रिलेशन है। ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन. So here we have completed our quick reason session of physics, all the formulas of your
session of class 9th. Okay, so I hope this video is helpful to you. For more videos like that, you can subscribe my channel, and also don't forget to press the bell icon to get my video notifications. Thank you, and all the best for exams. Thanks.